देश की संसद में भाषा पर विवाद छिड़ गया है। आखिर ये विवाद है क्या? डीएमके और अब कांग्रेस भी इस विवाद में कूद पड़ी है। हम बात करेंगे आज कि आखिर इस विवाद के पीछे कारण क्या है। अकेला तमिलनाडु ही क्यों कर रहा है विरोध? भाषा विवाद के साथ साथ इसके अंदर की क्या है बात? क्या वास्तव में डीएमके जो आरोप लगा रहा है वो सही है? क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है भारतीयकरण के साथ साथ भगवाकरण का, क्या वो आरोप सही है? इन सारे मुद्दों पर करेंगे बात और एक एक विषयों की आपके सामने विश्लेषण करेंगे। पर दर पर हम वो राज खोलेंगे कि आखिर ये भाषा विवाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे अंदर की बात क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। शुरुआत करते हैं बजट सत्र के आधे पार्ट जो शुरुआत हुई है 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक संसद में। इसमें डीएमके पार्टी ने, जैसा कि पहले भी माना जा रहा था कि भाषा विवाद, मणिपुर, इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को लेकर के और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के विवाद तो होना ही होना था। फिलहाल आपको बता दें कि संसद की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले भाषा को लेकर आक्रामक हो गई डीएमके पार्टी। और डीएमके पार्टी ने जिस तरह भाषा को लेके पीएम श्री योजना और हिंदी को थोपे जाने को लेकर के जिस तरह आक्रमण करना शुरू करा, उसका उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तगड़ा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि डीएमके के नेता एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो बेईमान है, वो छात्रों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भ्रम फैला रहे हैं। भाषा को लेकर कहीं भी केंद्र सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और नई शिक्षा नीति को लेकर के भी ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जिसमें तमिल को ना पढ़ाया जाए बल्कि हिंदी को वरीयता दिया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले पे और तूल पकड़ते चले गए जब कानीमोझी यानी कि डीएमके के नेता करुणानिधि जो कि स्वर्गीय करुणानिधि जो कि मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, उनकी बेटी हैं और एमके स्टालिन की बहन है, उन्होंने भी इस पर जमकर बोला और उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को असभ्य कह दिया। इसके बाद के सुरेश जो कि कर्नाटका से आते हैं और के सुरेश कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने तो एक समाचार चैनल को बोलते हुए कहा कि भारत की सरकार हिंदी को थोपना चाहती है दक्षिण भारतीय राज्यों पर और साथ ही वो शिक्षा में भगवाकरण लाना चाहती है। ऐसे आरोपों के बाद अब बात यह आती है कि आखिर ये पूरे का पूरा मामला कंसंट्रेट सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में क्यों है। तो इसकी पर दर पर बातें आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि इस पूरे भाषा विवाद के बीच में राजनीति की एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी हुई है। जिस तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के विरोध शुरू हो रहा है और हिंदी को लेकर के जिस तरह आक्रामक है डीएमके पार्टी, और अब उस मामले पे कांग्रेस भी आ गई। आप देखिए कि डीएमके के अलावा कोई अन्य पार्टी भाषा विवाद को तूल नहीं पकड़ा रही है, जिसमें कांग्रेस अब बीच में कूद पड़ी है क्योंकि कांग्रेस उनको समर्थन करती है, उनकी समर्थित दल है। ऐसे में कांग्रेस का आना स्वाभाविक है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के सुरेश ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसमें भगवाकरण किया जा रहा है और बिना लोगों से राय लेकर के आए, तो आपको बता दें कि पूरे देश के लगभग सभी ब्लॉक केंद्रों में और प्राथमिक शिक्षकों से इसको लेकर के बड़ी बृहद चर्चा हुई है। देश के सभी विश्वविद्यालयों में सभी क्या नाम है डीम यूनिवर्सिटी से और कई पूर्व शिक्षाविदों से इस समिति में रखा गया था और एक बहुत बड़े बृहद स्तर पर इस पर राय लेने के बाद फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी। देश में शिक्षा नीति 3 बार लागू की गई। 1968 में शिक्षा नीति आई जिसका दक्षिण भारत के जितने भी नेता थे उन्होंने जमकर विरोध किया। फिर 1986 में राजीव गांधी के समय में भी शिक्षा नीति आई जिसका फिर तमिलनाडु ने विरोध किया। उनका विरोध का आधार ही सिर्फ यही रहता था कि ये शिक्षा में आप हिंदी को अनिवार्य क्यों कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि त्रिभाषा फार्मूला को लेकर के जो डीएमके सदन के अंदर हंगामा कर रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं अपने दर्शकों को कि त्रिभाषा फार्मूला कोई नया नहीं है। 1968 की शिक्षा नीति में भी था, 1986 की शिक्षा नीति में भी था और 2020 की भी शिक्षा नीति में था। बल्कि 2020 की शिक्षा नीति में तो इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि हर राज्य अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को कक्षा 5 और 8 तक की शिक्षा दे। ये अनिवार्य किया गया है। त्रिभाषा फार्मूला जरूर है कि अंग्रेजी, हिंदी और अपनी मातृभाषा। यहां तक कि नई शिक्षा नीति में तो ये तक कर दिया गया है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, आईआईटी की पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो,
व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई हो वह भी आप अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। और इसका नमूना आप मध्य प्रदेश सरकार से ले सकते हैं, जहां पर इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज ने तो वहां की हिंदी में सारी पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया है। तो ये आरोप तो बेजा है डीएमके पार्टी का कि साहब हिंदी को थोपा जा रहा है। अब थोड़ा एक बार पृष्ठभूमि में चलते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की पृष्ठभूमि में जब जाएंगे तो वहां पर भाषा विवाद कोई नया नहीं है। तमिलनाडु में जिस प्रकार की राजनीतिक शुरुआत शुरू हुई, और आपको बता दें तमिलनाडु में दो ही मुख्य दल थे, एक दल डीएमके और दूसरा एआईडीएमके, और इन दोनों का जन्म पेरियार की पेट से हुआ था। ये हाँ सही सुना आपने, ईवी नंबूदरी पेरियार, जो कि बहुत प्रखर विरोधी थे सवर्णों के, और इसके अलावा उन्होंने सनातन को लेकर भी बड़े जबरदस्त तरीके से प्रहार किया था। आपको बता दें कि पेरियार के दोनों शागिर्द, एक डीएमके और एक एआईडीएमके चला रहे थे, जिसमें एक का नेतृत्व करुणानिधि करते थे और दूसरे का नेतृत्व जो थे वो जयललिता कर रही थी। आपको बता दें कि वहां पर फिल्म स्टारों का बोलबाला था। तमिलनाडु के अंदर हिंदी का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, ये एक परंपरा सी बन गई थी। और आपको बता दें कि ये पेरियार की औलादें इस तरह के काम करते थे, और वहां पर ये हिंदी का विरोध करके उसके बाद अपनी राजनीति चमकाया करते थे। और इन दोनों को पता था कि 5 साल हम रहेंगे, यानी डीएमके, 5 साल एआईडीएमके, और किसी तीसरे को स्पेस नहीं देंगे। आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक दलित वोटर पाए जाते हैं, और ऐसे में तमिलनाडु के अंदर स्वाभाविक है कि राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। लेकिन वे वही तमिलनाडु है जहां पर सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने 1937 में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का प्रयास किया था, जिसका जमकर पेरियार ने विरोध किया था, और बाद में यही सी राजगोपालाचारी ने पेरियार के साथ मिलकर के, यानी एक नई पार्टी बना करके और पेरियार के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी का जमकर विरोध किया था। आपको बता दें कि अगर आप हिंदी की बात करेंगे कि क्या तमिलनाडु में हिंदी का जमकर विरोध था, तो यहां हम ये भी स्पष्ट करेंगे कि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के वहां के एक बड़े विद्वान थे सुब्रमण्यम भारती, जिन्होंने 1906 में इंडिया नाम की अपनी एक समाचार पत्र चलाते थे तमिल की, और उस तमिल के समाचार पत्र में एक कॉलम हिंदी का रखते थे। उन्होंने खुद भी उस पत्रिका में लिखा था, यानी कि उस समाचार पत्र में लिखा था कि हिंदी जो है वह 30 करोड़ भारतीयों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। वो हिंदी के हिमायती थे, हिंदी को स्थान देते थे। और सबसे बड़ी बात कि ये पूरे बवंडर में, चाहे वो असभ्य जैसे शब्द का प्रयोग कानिमोझी ने कल सदन में किया, बेईमान जैसा शब्द का प्रयोग धर्मेंद्र प्रधानमंत्री ने किया, इसके अलावा भगवाकरण जैसे शब्दों का प्रयोग के सुरेश ने किया, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। अभी ये मामला और तूल पकड़ेगा। क्या भाषा विवाद बहुत अनिवार्य है इनके लिए? तो आपको बता देते हैं कि अब ये सारी कवायतें और कलाबाजियां जो हो रही हैं, ये इसके पीछे एक राजनीतिक मर्म छिपा हुआ है। वह राजनीतिक मर्म क्या है कि समय के साथ साथ तमिल का वर्चस्व और तमिल को लेकर के जो एक तरह से तमिल और हिंदी के बीच में विवाद के आधार पर जो राजनीति करने वाले दल थे एआईडीएमके और डीएमके, उनकी अब धीरे धीरे जमीन खसकती चली जा रही है। आपको बता दें कि जयललिता की मृत्यु के पश्चात अब वहां पर वैक्यूम हो गया था। डीएमके को यह लगने लगा था कि तमिलनाडु की सियासत में अब सिर्फ और सिर्फ डीएमके ही रहेगी। ये वही डीएमके है जो सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से तुलना कर रही थी। ये वही डीएमके है जो सनातन धर्म के समूल नाश की बात उनके बेटे एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन करते थे। ये वही डीएमके है जिसके नेता एरजा ने भी एक बार कहा था कि जो सनातन धर्म है उसको हम खत्म कर देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सनातन पर अटैक करना, हिंदी पर अटैक करना, ये वहां की राजनीति के लिए सूट करता है, और इसीलिए अब एक नए तरह की स्थिति पैदा हुई 2014 के बाद। आप समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा। नए तरह की स्थिति 2014 के बाद पैदा हुई जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में प्रधानमंत्री बनते हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में वैसे कमोबेश हिंदी बोली जाती है, सुनी जाती है, लोग बातचीत भी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरा नैरेटिव ही अलग कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने संघ मूल से आने वाले संघ के कैडर के अन्नामलई को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये आने वाले अनुसूचित जात से आते हैं, यानी एससी कम्युनिटी से आते हैं,
जिसकी संख्या तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी की पार्टी कह के एआईडीएमके और डीएमके हमेशा इसको किनारे किया करते थे। पहली बार तमिलनाडु की धरती से तमिलनाडु का लाल के अन्नामलई उनको जबरदस्त टक्कर दे रहा है। और यही नहीं, के अन्नामलई जबरदस्त टक्कर के साथ उनकी मातृभाषा तमिल में ही बातचीत करता है, तमिल में ही विरोध करता है। और इसके अलावा वो आईपीएस भी रहे हैं, वो निडर रहते हैं। उन्होंने तो कई यात्राएं की उन्होंने। और आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, वो काफी हद तक बेचैन कर रहे हैं डीएमके को। और डीएमके की लोगों को लगता है कि अगर अन्नामलई के साथ साथ एक और प्रतिद्वंदी वहां पर आ गया जिसका नाम है विजय सेतु, जो कि एक फिल्म स्टार है। अगर कमल हसन की बात करें, रजनीकांत की बात करें, तो विजय सेतु आज के नए कलाकारों में उन्होंने अपनी पहली रैली की थी जब उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया था थलाइवा के नाम से, तो वहां पर हड़कंप मच गया था। डीएमके की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। और ऐसे में अब डीएमके चाहता है कि दक्षिण भारत में सेतुपति विजय की जो पार्टी है वो उससे टक्कर नहीं ले सकती है, उसका कैडर बहुत तगड़ा नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर स्टैंड करेगी तो उसको दिक्कत होगी। अब उसके सामने दो बड़े प्रतिद्वंदी खड़े हैं, एक तरफ फिल्म कलाकार विजय और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अन्नामलई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कुछ कामों ने तमिल के लोगों के मन में बस गए। एक काम 11 दिसंबर 2022 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। इसके अलावा तमिलनाडु के वो दलित पुजारी और दलित पुरोहित जो सिंगोल की पूजा करते थे, उनसे सिंगोल ला करके देश की संसद में रखवा करके प्रतीकात्मक रूप से बड़ा काम किया। इससे भी डीएमके हिला हुआ है, क्योंकि तमिलनाडु के दलित प्रखर रूप से सनातनी हैं और वो सनातन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको बता दें 2022 से नरेंद्र मोदी की सरकार काशी के अंदर काशी तमिल संगम कर रही है। इससे एक दूसरे की संस्कृति के बारे में वो बातें जो डीएमके, एआईडीएमके और पेरियार के पेट से पैदा हुए दल जो भ्रम फैलाते हैं, अगले पिछड़े का भ्रम फैलाते हैं, उत्तर दक्षिण का भ्रम फैलाते हैं, हिंदी बनाम तमिल का भ्रम फैलाते हैं, उसको तोड़ करके रख दिया है। आपको बताएं 2022, 2023 और 2024 में जनवरी में जिस प्रकार उन्होंने तमिल संगम किया था, जिसमें दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु के 1000 से ज्यादा युवा और उत्तर भारत के 1000 से ज्यादा युवा एक दूसरे की सनातन संस्कृति और उसकी विरासत के बारे में जिस तरह बात करते हैं, उससे एक चीज और तय होता है कि दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर भारत के बीच में जो सेतु बनने का काम काशी तमिल संगम ने किया है, इसने एक अनोखा प्रयोग कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की जमीन वहां और मजबूत हो रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरे का पूरा भाषा विवाद भारतीय जनता पार्टी के उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए किया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों के कार्यकाल में किया है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो उसने पहले से ही हर पूरे देश में काम कर रखा है, तमिलनाडु में भी उसका काम है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में लोकल का आदमी, प्रभावशाली व्यक्ति चाहिए था और के अन्नामलई के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को ब्रह्मास्त्र दे दिया है। इसलिए एक चीज तो तय है कि ये पूरे का पूरा भाषा विवाद मिथ्या है। ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी की है, उसने एनईपी में इस प्रकार का प्रावधान ही नहीं है कि आपको हिंदी पढ़ाना अनिवार्य है, बल्कि उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि राज्य सरकार अपनी मातृभाषा यानी कन्नड़ पढ़ाएं, मलयालम पढ़ाएं, तमिल पढ़ाएं, तेलुगु पढ़ाएं, इन सब भाषाओं पर जोर दिया है कि कक्षा 8 तक तो अनिवार्य रूप से इन्हीं भाषाओं में शिक्षा दी जाए, हिंदी और अंग्रेजी को विकल्प के रूप में रखा जाए। वहीं पर आपको यह भी बता दें कि जो इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि बिना किसी से राय लेकर के, और मजे की बात तो यह है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तब डीएमके के लोग नहीं जागे, तब डीएमके के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। देश के किसी भी प्रांत से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कोई विरोध नहीं हुआ। आखिर अचानक ऐसी स्थिति क्यों आई? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और डीएमके पार्टी को लगता है कि भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर हम फिर से एक बार सत्ता में आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार चक्रव्यूह रचना शुरू किया है और एक फिल्म स्टार विजय ने भी जिस तरह ताल ठोक दिया है, और अन्ना द्रमुक यानी कि अगर बात करें तो एआईडीएमके के विकल्प के रूप में अब
कौन आएगा, भाजपा आएगी या सिने स्टार विजय आएंगे, ये महत्वपूर्ण है। और इस हिसाब से डीएमके पार्टी के एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके का विकल्प बन सकती है, इसलिए उसको विकल्प ना बनने दिया जाए और एक छत्र डीएमके वहां पर राज करता रहे, क्योंकि उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी दल एआईडीएमके की स्थिति इस समय बहुत ही खस्ता हाल में। और ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में एक बड़े विकल्प के रूप में उभर सकती है। फिलहाल भाषा विवाद के अंदर की थी ये बात। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।